सबसे पहले उस विषय पर बात रखूंगा जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सलाह आपको दूंगा, उस सलाह को मानोगे तो आपका फायदा होगा। वो सलाह ये है कि जो कार्यक्रम में समय से आएगा उसको कुर्सी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होगा। जो समय से आके कुछ घंटे इंतजार करेगा, बैठ जाएगा, अपने प्रोग्राम के शुरू होने का इंतजार करेगा, वो आराम से कुर्सी में बैठेगा, काम करना करके, और जो इधर उधर घूमता रहेगा वो फिर ऐसे ही आके भीड़ का हिस्सा बनता रहेगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो पुराने साथी आज सामने खड़े हैं या परेशान हुए। एक कहावत है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में, जागते की कटड़ी और वो सोते की का कटड़ा और जागते की कटड़ी। समझे नहीं समझे? जो जागेगा वो ही पाए, उसी को आराम का जीवन मिले। और जागने से मेरा मतलब ये नहीं कि सो के उठना जल्दी है। जागने का मतलब है कि आज जो देश में हालात बने, आज जो प्रदेश में हालात बने, आज जो जिस तरह से चारों तरफ हिंसा का माहौल जानबूझ के बनाया जा रहा है, इस माहौल के प्रति भी हमें जागना पड़ेगा और हमें अपने दोस्त और दुश्मन का भी निर्धारण करना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि पूरा भारतवर्ष अपना कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन वैचारिक तौर पे जो लोग लोगों को बांट के राजनीति कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। प्यारे साथियों, ये चार विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर आने वाली राजनीति भी, और ये चार विषय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसको इसलिए जगह दी गई है, जिसमें पहला विषय ये है कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित गिनती न कराना एक षड्यंत्र है और मंडल कमीशन की सिफारिश से सरकार वादा करके आई थी लागू क्यों नहीं कर। प्यारे साथियों, 2014 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ना, उसमें प्रधानमंत्री ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं और हम मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करेंगे। लेकिन जब से सरकार बनी है, शायद तब से मंडल को मानने वाले लोगों पे बुलडोजर चलाने के अलावा या उनको तमाम तरह से परेशान करने के अलावा ऐसा कोई काम सरकार ने नहीं किया है जो ये कमजोर वर्ग के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए। आप ये महसूस करो कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो आपको क्या जानकारी मिलेगी या आपके लिए क्या अवसर बनेगी। जब आप इस बात पे गौर करोगे तो आपको समझ आएगा। और जब हमारे नेता ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अपनी बात रखेंगे तो वो अंतिम व्यक्ति को भी ये समझाने का प्रयास करें कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है और उस व्यवस्था के सही रूप से काम न करने के कारण क्या क्या हो रहा है। पहली बात, जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पता लगेगा किसकी कितनी संख्या है। जब ये पता लग जाएगा कि किसकी कितनी संख्या और किस समाज पे क्या क्या साधन, किसको नौकरी कितनी मिली है, किसको रोजगार कितना मिला है, किसको जमीन कितनी मिली है, किसको लोन कितना मिला है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसकी जो है किसका कर्ज माफ हुआ है, किसके ऊपर कर्ज है, किनको कितने बच्चे कितना सामान कितना पढ़ा लिखा है। जब ये जानकारी आएगी तो आपको आकलन चिंतन करने का मौका मिलेगा कि आप इस देश में, आप अपने प्रदेश में, आप अपने जिले में किस स्थिति में हैं। जब ये जानकारी आपके सामने सार्वजनिक होगी, मैं साधारण भाषा में आपको समझाता हूं। एक गांव में, मैं बहुत बड़ा उदाहरण नहीं देता, समझने के लिए गांव का उदाहरण देता हूं। एक गांव में 100 घर हैं और 80 घर ऐसे हैं जिनके घरों में खाने के लिए रोटी भी नहीं है, जिनके घर का परिवार का एक दो आदमी सुबह मजदूरी के लिए चौक पे बिकने के लिए जाता है, वहां कोई खरीदार आके उसको खरीदता है, पूरे दिन उससे मेहनत कराता है और चंद पैसे देके उसको वापस देता है, तब जाके उसके घर का चूल्हा जलता है, तब वो अपने बच्चों यानी कि आने वाली नस्लों को पढ़ाने के लिए फीस का इंतजाम करता है, तब वो अपने बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम करता है, तब वो अपने घर के लिए बिजली का बिल देने का और तमाम तरह के जो उसके ऊपर आज देनदारी है उसका इंतजाम करता है। तो 20% घर तो खुशहाल हैं और 80% घरों का बुरा हाल है। इस आधार पर गांव को खुशहाल नहीं माना जा सकता है, लेकिन 20% जो खुशहाल लोग हैं वो कहते रहते हमारे गांव में तो सब कुछ अच्छा है।
क्योंकि उनके घरों में सब कुछ अच्छा है तो उनको लगता है सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन को उदाहरण लेके देखिए कि कितनी बार आपने गरीबी, बेबसी और लाचारी का सामना किया होगा। जब आप सहारनपुर आए होंगे अपने गांव से चल के और आपको भूख लगी होगी तो पेट पे जेब में पैसे कमी होने के कारण आपने कभी कभी अपने भूख को शांत किया होगा, पेट पे हाथ फेर के कि मैं घर जाके कुछ खा लूंगा, यहाँ तो पीने के लिए पानी ही मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। जब आप अपने क्षेत्र में निकल के, जब आप शामली आए होंगे, जब अपने शहर में, जब आप मुजफ्फरनगर आए होंगे तो याद करो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ खरीदना होगा और आपने अपने जेब में हाथ डाला होगा तो आपको पता होगा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं तो गरीब परिवार में पैदा होना जानता हूं कि पूरी सर्दियां हम लोग एक जैकेट में निकाल देते हैं, पूरी सर्दियां हम लोग कई साल हम लोग जूते में निकाल देते हैं। और ये देश में ऐसी भी स्थिति है कि वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के हिसाब से जूते, उसी रंग के जूते पहनते हैं, उसी रंग के जो है जैकेट पहनते हैं, उसी रंग के और तमाम तरह की चीजें पहनते हैं। यहाँ इस तरह की स्थिति भी है। इस गैर बराबरी का कारण क्या है? आप ये सोचो, जब तक आपकी संख्या का निर्धारण नहीं होगा तो सरकार जो बजट बनाती है उसमें आपकी हिस्सेदारी कैसे तय होगी? सोचिए, आपकी संख्या 10 है और सरकार कह रही है कि गणना नहीं हुई है और गणना न होने के कारण पिछली जो जानकारी है उसमें आपकी संख्या 8 है, तो 8 लोगों के हिसाब से पैसे का बंटवारा होगा तो 2 लोग तो पहले दिन से ही वो इस लाइन से बाहर हो गए जहां पैसे का बंटवारा होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन इस देश में जातिगत गणना, आज भी देश, सुनिए, गौर से सुनिए, आज भी मान्यवर, आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बन रहे हैं। मैं लोकसभा का सांसद हूं, मेरी लोकसभा में आवास का आवंटन होता है। उन्होंने पैमाना दिया, सरकार ने 2 विषय हैं इस पे। पहला ये कि इस बात की गवाही है प्रधानमंत्री आवास योजना कि आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में रहने वाले लोगों को पक्के मकान अभी तक नसीब नहीं है। ये इन सरकारों का आपके प्रति सोच है, आपके प्रति रुख है। और दूसरा, अब उन्होंने, मैंने अभी पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी, उन्होंने उसमें ऑर्डर क्या लगाया है, मानक क्या बना है? अगर दीवार पक्की है तो आप उस दायरे में नहीं आते। अब दीवार कैसे पक्की? बरसात आती है, हम तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानते हैं, बरसात में कच्चा मकान ना गिर जाए तो कोशिश करते हैं उसकी दीवारें पक्की रहे, उसमें पानी ना बहे। अब वो दीवारें अगर आपकी पक्की हो गई तो आपको उस मकान का लाभ नहीं मिलेगा। आपने, अगर आपका बच्चा कहीं जॉब करता है, छोटा मोटा काम करता है, या कहीं आने जाने के लिए आपने टूटी हुई पुरानी मोटरसाइकिल ले ली है तो भी आप उसके दायरे से बाहर हो जाते हो। इतने तरह के रोक लगाए हैं कि सही मायने में जो बहुत बुरे हाल में है उसको भी उसका लाभ नहीं मिलता है। मैंने तो कई जगह कहा कि इन दीवारों को गिरा दो जब तक आपका मकान संरक्षण न हो जाए, क्योंकि सरकार आपकी गरीबी से वाकिफ नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक नहीं पता लगेगा कि किसका हिस्सा है और कौन खा रहा है, किसका हिस्सा है और कौन उस पर काबिल है। और जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपका हिस्सा कोई और खा रहा है तब तक आप अपने घर से हिलके संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होंगे। संघर्ष तब करोगे जब आपको एहसास हो जाएगा कि पैसा मेरी जेब का है और जेब में उसकी है, मुझे उस पैसे को अपने घर तक पहुंचाना है जिससे मेरे परिवार के लोग भी सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके, उनको भी 2 टाइम अच्छा भोजन मिल सके, मेरा बच्चा भी पढ़ सके, मेरा बच्चा भी नौकरी रोजगार कर सके, मेरे परिवार में भी सुख सुविधा आए।